4 मार्च 2026 को ईडन गार्डन में जब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलने उतरेगी तो 2 चीज़ें उन्हें याद होंगी। 2023 का सेमीफाइनल, इसी ग्राउंड पे वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट ईयर न्यूज़ीलैंड ही थी जो उनसे सेमीफाइनल में भिड़ी थी। तो 2 ऐसी मेमोरीज़ जुड़ के साथ आएँगी। पर इस टूर्नामेंट में अलग लिगे हैं, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा चैलेंज न्यूज़ीलैंड के लिए रहने वाला है। पिच और मैच कंडीशंस कैसी होंगी? ब्लैक सॉइल विकेट होती है यहाँ पे, फिर भी अच्छा ट्रू बाउंस होता है और कैरी मिलता है। हमने देखा था पिछले मैच में कटर्स भी काम करती हैं, स्लोअर बॉल्स। बुमराह ने बहुत प्यारी स्लोअर बॉल्स की थी, फँसाया भी था बैटर्स को। जनरली टेम्परेचर ड्रॉप मैसिव रहता है, इसलिए ड्यू आने के चांसेस होते हैं। इंडिया को भी इसका एडवांटेज मिला था, इसलिए चेजिंग ग्राउंड है। अब अगर टॉस जीतते हैं, पहले गेंदबाजी करें और क्लियरली यहाँ पे आप चेज़ करने का ही सोचें। स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, 64-65 मीटर्स की। स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबी होती हैं, 73-74 मीटर्स की। इसलिए जनरली आप ज़्यादा शॉर्ट बॉल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप बैटर की आँख में आ जाते हैं। वो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली है। मार्जिन फॉर एरर पिच पे ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच रहती है। ऐसे में अगर हम एक सिचुएशन देखते हैं कि मान लीजिए कि न्यूज़ीलैंड टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करती है, तो उनके बॉलिंग प्लान्स क्या रहेंगे? फिर हम साउथ अफ्रीका पे भी आएँगे। सबसे पहले क्विंटन डी कॉक, उनका फर्गुसन के साथ मैचअप थोड़ा-सा अजीब है। क्विंटन डी कॉक वैसे भी न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। टी20 आईज़ में उनके 13.5 की एवरेज है, बट लॉकी फर्गुसन ने उन्हें पिछले 4 मैचेज़ में 3 बार आउट किया है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। वहाँ पे अब ओवर द विकेट जाके उन्हें अब थोड़ा-सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल जब करते हैं, विद द बॉल व्हिच हिट्स द टॉप ऑफ लेग स्टंप, वो एक ऐसी लाइन है जहाँ पे क्विंटन डी कॉक ने ऑफ लेट थोड़ा-सा ट्रबल फेस किया। पर आप ज़्यादा मार्जिन फॉर एरर नहीं रख सकते, क्योंकि फ्लिक करने में और चिप शॉट्स खेलने में क्विंटन डी कॉक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छे हैं। एक और नई चीज़ भी देखने को मिली है, और रिसेंटली हमने देखा है कि हर्षित राणा हो गए और इवन जसप्रीत बुमराह हो गए, उन्होंने अराउंड द विकेट जाके भी उन्हें विद द एंगल ट्रबल करने की कोशिश की है। ये सेम प्रॉब्लम रिकल्टन के साथ भी आती है। रिकल्टन के सामने आप 5 टू 7 मीटर लेंथ अगर आउटसाइड ऑफ रखते हैं, तो वो थोड़ा-सा फँसते हैं, पर ये एंगल भी यूज़ होता है। मैट हेनरी हमें नहीं पता खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सेकंड बर्थ बेबी के बर्थ के चलते न्यूज़ीलैंड वापस जा चुके हैं। विद इन द टाइम आ पाएँगे, नहीं आ पाएँगे, पर यहाँ पे मुझे लगता है न्यूज़ीलैंड जेकब डफी को खिलाने का सोच सकती हो, कि ये हर्षित राणा की तरह वो भी एंगल एक्सप्लॉइट करने में काफ़ी सक्षम हैं, तो इस चीज़ को वो कर सकते हैं, तो 2 लेफ्टीज़ को वो नलिफ़ाई कर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी थ्रेट न्यूज़ीलैंड के लिए रहने वाली है एडन मार्करम। जी हाँ, बहुत अमेज़िंग फ़ॉर्म। जब ये दोनों टीमें पिछली बार अहमदाबाद में भिड़ी थी, तो 86 रन्स उन्होंने शानदार स्कोर किए थे। अदरवाइज़ सैंटनर के अगेंस्ट भी उनका मैचअप सही है, 170 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और ज़्यादा तंग भी नहीं हुए हैं। 3 मैचेज़ में 1 बार ही सैंटनर पे आउट हुए हैं, पर हाँ, एक लेफ्ट आर्म स्पिन है जो फँसाती है। उससे भी ज़्यादा बड़ा कंसर्न मार्करम के लिए हमेशा ऑफ स्पिन रही है। बहुत ज़्यादा ऑफ स्पिन को एग्रेसिवली खेल नहीं पाते और थोड़ा तंग भी हुए हैं। मैकॉन्की हैं न्यूज़ीलैंड के पास, पर क्या आप उन्हें खिलाएँगे, रिस्क लेंगे, वो थोड़ा देखने लायक होगा। पर ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है। इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा था 20 पे 3 होने के बावजूद भी चीज़ें बाहर निकल गई थी, तो ऐसे में ब्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी आप 5 टू 7 मीटर लेंथ में अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल रखते हैं, तो उनकी टेंडेंसी है कि वो थोड़े ओपन स्टांस से लेग साइड की तरफ मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर हार्ड लेंथ है, तो जनरली ही हैज़ अ टेंडेंसी टू स्काई द बॉल। अगर आप इसका एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं, तो कटक में जसप्रीत बुमराह ने एग्ज़ैक्टली सेम इसी तरह से आउट किया था ब्रेविस को। हार्ड लेंथ की थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी वहाँ पे नो बॉल को लेके। वही तरह की कहानी तंग कर सकती है ब्रेविस को। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग मैचअप्स रहेंगे। मिलर भी हैं और भी बैटर्स हैं, बट अगर हम एट द सेम टाइम न्यूज़ीलैंड की बैटिंग के बारे में देखें, तो क्या चीज़ हो सकती है? न्यूज़ीलैंड में ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, बहुत तबाही मचाई है। वहाँ पे फिन एलन का निगीडी के साथ मैचअप बहुत ब्रिलियंट है। पिछले मैचेस में 18 गेंदों में 50 रन उन्होंने, जी हाँ, 50 रन निगीडी को मारे और एक बार भी आउट नहीं हुए। निगीडी का स्लोअर बॉल बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रहा है। काफ़ी अमेजिंग साइंस है उसके पीछे, उसके बारे में एक अलग से वीडियो फिर से बनाएँगे। बट वैसे में वी हैव सीन कि वो 137, 138 से एकदम से 111-12 के डिप तक 20-25 किलोमीटर नीचे ले आता है, और मेजॉरिटी ऑफ द बैटर्स ने उसको ज़्यादा पिक नहीं किया है। ऐसे में ईडन गार्डन की ब्लैक सॉइल पिच काफ़ी हद तक सूट करती है उनके कटर्स को, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि फिन एलन उसे किस तरह से काउंटर करते हैं, कि बाकी सब बैटर्स थोड़ा-सा उसके अगेंस्ट तंग हो सकते हैं। एक और बहुत ब्रिलियंट मैचअप है, जो एडवांटेज न्यूज़ीलैंड के पास नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के पास है लेफ्ट आर्म पेस। लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट जनरली
फिन एलन और जो उनके साथ उनके पार्टनर है साइफर्ट, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा खेला है, पर मार्को यान्सेन के पास थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट है, जिसके चलते पिछले मैच में भी जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी, उन्होंने रेगुलरली विकेट्स निकाल के न्यूज़ीलैंड की पूरी कमर तोड़ के रख दी थी। और वो ही सेम मैचअप यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी जो बैक ऑफ द लेंथ एक्स्ट्रा बाउंस और प्लस उनकी कटर आती है, व्हिच इज़ नॉट लाइक अ ऑफ कटर, बट वो पड़ के एकदम से स्लो हो जाती है और काफ़ी बैटर्स उसमें जल्दी कमिट कर देते हैं, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रचिन रविंद्रा अगेंस्ट भी उनका मैचअप इंटरेस्टिंग है। रचिन रविंद्रा उनको रन मारे हैं 180 की स्ट्राइक रेट पे, पर आउट भी हुए हैं। और हमने ये देखा था कि पिछली बार उन्होंने चैपमैन, रचिन काफ़ी सारी मेजर इंपॉर्टेंट डिक्स निकाली थी। हाँ, तो मार्को यान्सेन को कैसे काउंटर करते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। ईडन गार्डन एक थोड़ा डिफरेंट सा ग्राउंड उनके लिए रहा है। जब पहले 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया अगेंस्ट खेलने आए थे, तो बहुत मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा रन पड़े थे। पर वहीं पे इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट मैच में मैच भी जितवाया था यहाँ पे। तो हाँ, थोड़ा सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं। इस बार भी इंटरेस्टिंग होगा कि उनके अगेंस्ट स्पेसिफिकली क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड की जा सकती है। वहाँ पे कोशिश होगी कि महाराज को पावर प्ले में ना लेके आया जाए और वो मिडल ओवर्स को कहीं न कहीं कंट्रोल करे, जो जनरली टेंडेंसी रहती है। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस करने की ज़रूरत है। जो उन्होंने न्यूज़ीलैंड के साथ अहमदाबाद वाले मैच में किया था, ऑलमोस्ट वैसा सा पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। और एक और एडिशन हुआ है कि कॉबिन बॉश ने डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 6.25 की इकॉनमी से ही रन्स दिए और वो काफ़ी अच्छा हार्डलैंड स्पिन करना जानते हैं। उनके पास बहुत ब्रिलियंट यॉर्कर भी है, व्हिच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडिशन एज़ फार एज़ दिस साउथ अफ्रीकन अटैक इज़ कंसर्न्ड। ओवरऑल मैचअप की बात करूं तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एज साउथ अफ्रीका के पास है। इन्फॉर्म टीम है, इन कंडीशंस में ज़्यादा खेली है और फायर पावर थोड़ी ज़्यादा है। बट हाँ, अगर एक टीम है जिसे बड़े मैचेस जीतने आते हैं, वो डेफिनेटली हमें पता है कि न्यूजीलैंड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स थे जिनके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास है। एक तो मैट हेनरी शायद नहीं अवेलेबल होंगे और एक लेफ्ट आर्म पेस का, वो भी इतने लंबे कद के लेफ्ट आर्म पेस का बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज साउथ अफ्रीका को मिल जाता है। थोड़ी सी फायर पावर भी बेटर है। वहाँ पे न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर ने थोड़ा स्ट्रगल किया है। उस तरह से डैरिल मिचेल के बल्ले से रन्स नहीं आए जिस तरह की फॉर्म में वो इंडिया अगेंस्ट चलते हुए दिख रहे थे। तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऑल इन ऑल एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, और हमने क्लियरली देखा है कि टॉस बहुत मेजर फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। तो ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ। और आपके हिसाब से क्या और इंटरेस्टिंग मैचअप्स और अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है जिनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप प्लीज़ पक्का से हमारे साथ शेयर करें। बने रहें चैनल के साथ इस तरह से ही, और अगर हो सके तो इस वीडियो को पक्का से हाइप भी करें। धन्यवाद।